नमस्कार मित्रों, देखते हैं एकम नंबर 12 एक नई शुरुआत का टास्क नंबर 2 दूसरा भाग कर लेखक हैं झाकिर अली रजनीश। हमने आगे भी देखा था कि एकम पूरा का पूरा विज्ञान के पर आधारित है। इसके अंदर दो प्रोफेसर की बात बताई वैज्ञानिकों की, एक है प्रोफेसर रामीस और दूसरा है माधवन। प्रोफेसर रामीस वह एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं मानव प्रक्षेपण यंत्र, जिसके बारे में माधवन को शंका है कि क्या यह सत्य हो सकता है ऐसी बात। तब प्रोफेसर रामीस माधवन को अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बातें बताते हैं और इसी प्रकार वे मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे टास्क के अंदर क्या हो रहा है। आगे एकम के अंदर अंत में हमने देखा था कि प्रोफेसर रामीस ने बताया था कि आपने 5वीं कक्षा में शायद पढ़ा होगा कि कोई भी चीज वस्तु अणु से बनती है, अणु परमाणुओं से बनते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके द्वारा अणु की रचना होती है, परमाणु की रचना होती है और परमाणु से अणु बनते हैं। इस प्रकार वे समझाते थे। देखिए आगे, यदि हम किसी वस्तु की संरचना को समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमें कोई भी चीज वस्तु की संरचना के बारे में समझना है तो हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज वस्तु कैसे बनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे। तो देखें, हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वह चीज वस्तुओं के अणु और अणु के बाद उसके परमाणु के बारे में, उसकी परमाणु की रचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वह वस्तु कैसे अणुओं से बनी है, वह अणु कैसे परमाणुओं से बने हुए हैं और परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक है, वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। विधि मतलब रीति, क्या समझ है, विधि। अगर हमें कोई साधन के बारे में देखना है तो वह साधन के अंदर जो कल पुर्जे हैं, जो उसके स्पेयर पार्ट हैं, उस स्पेयर पार्टों के बारे में हमें देखना है। अगर साइकिल के बारे में देखना है तो साइकिल के अंदर कौन कौन से स्पेयर पार्ट हैं और स्पेयर पार्ट कैसे बने हैं, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। कोई मशीन है तो मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट, इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं, यह साधन कैसे बना है, ये किस प्रकार कार्य करता है, उनके सारे कार्य की विधि, रीति या तरीका, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। देखें, माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामीस की बात सुन रहा था। मूर्तिवत मतलब हिले बिना, कोई उत्तर दिए बिना। जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति हमारे सामने खड़ी होती है, मूर्ति निर्जीव है, पत्थर की बनी हुई है, हम हिलते जाते हैं लेकिन मूर्ति हिलती नहीं, मानो कि वे हमारे सामने एक नजर से देखती रहती है। इसी प्रकार यहाँ माधवन थे, वह मूर्तिवश रामीस की बात सुन रहे थे। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। प्रोफेसर जो रामीस था वह अपना लेक्चर चालू रखते हैं। यह तो रही बनावट की बात कि हमने जो बात बताई वह बनावट की बात है।
अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। अब बात क्या है कि कोई भी वस्तु को तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की बात। तरंग मतलब लहर। जिस प्रकार समुद्र में तरंग उठते हैं, वह जहां से उठते हैं वहीं से किनारे तक जाते हैं। तो वह उठते हैं वहीं से किनारे तक कैसे जाते हैं, उसी प्रकार कोई भी चीज के हम मूल तत्वों में विभाजित करेंगे और वह तत्वों को तरंग के द्वारा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। इसकी बात तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा शक्ति कि तुम जानते हो कि ऊर्जा है, वह ऊर्जा कभी नष्ट होती नहीं। ये ऊर्जा को हम विविध रूप से उपयोग में ले सकते हैं। चाहे हम जितना इसका उपयोग करें, हम उसको विविध उपयोग में ऊर्जा को ले सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट होती नहीं। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन ऊर्जा का जो स्वरूप है, वह स्वरूप को हम बदल सकते हैं। उसकी कार्य करने की क्षमता है या कार्य करने का जो क्षेत्र है, वह हम बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे यांत्रिक यंत्र संबंधी और दूसरी है आणविक अणु संबंधी। तो तुम्हें मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा है, वह विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। जो हमारे माथे पर जो पंखा लगा हुआ है, वह पंखा घूमता है, एक शक्ति के माध्यम से घूमता है। लेकिन वह कैसे घूमता है? इसके अंदर विद्युत का स्फुरण हुआ तब। तो ये जो विद्युत ऊर्जा है, वह विद्युत ऊर्जा का हमने गति ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया, जिससे पंखे को गति मिली और हम हवा खा सकते हैं। कुएं में से पानी निकालने की जो मोटर होती है, वह भी विद्युत ऊर्जा का गति ऊर्जा का ही रूपांतर। तो एक जो ऊर्जा है, ऊर्जा का कार्य क्षेत्र हम बदल सकते हैं आणविक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में, और अणुओं के अंदर जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में भी रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में देते हैं। अब विद्युत ऊर्जा को यहाँ छोड़ दें। हम आणविक ऊर्जा जो है, वह आणविक ऊर्जा के उदाहरणों को हम ध्यान में लेते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। यूरेनियम और थोरियम, ये जो दो पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ को तोड़कर हम अणु संबंधी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा भी मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता। जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों तत्व को तोड़कर हम आणविक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इससे यह फलित होता है कि कोई भी तत्व को हम उसके मूल तत्वों में विभाजित या अणु में विभाजित कर सकते हैं, और ये अणुओं को फिर से एकत्रित करके हम फिर मूल वस्तु बना सकते हैं। तो यह बताया गया कि
मूल वस्तु को विभिन्न तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है तो फिर वह तत्वों को मूल स्वरूप में लाया भी जा सकता। ऐसी बात प्रोफेसर रामिस ने माधवन को बताई। हाँ, यह तो माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया कि हाँ, ये तो बात सही है कि कोई भी चीज वस्तु है उसको हम उसके मूल तत्वों में विभाजित कर सकते हैं और फिर इन मूल तत्वों को एकत्रित करके हम मूल वस्तु भी बना सकते हैं। वह बात तो सही है। माधवन ने रामिस की बात को समर्थन दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब रामिस को पता चला कि माधवन को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, इसलिए रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। अब बात समझाते हुए कहा रामिस ने माधवन से कि तुम ये भी जानते हो कि हमारा शरीर है वह भी विविध तत्वों से बना हुआ। हम बोलते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों में विभाजित है, जल, वायु, आकाश, धरती, पानी, अग्नि। इसी प्रकार 5 तत्वों से हमारा शरीर विभाजित है, ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए रामिस ने कहा कि आप जानते हो कि हमारा शरीर भी विविध तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि कोई निर्जीव वस्तु है और प्राणी है, मनुष्य है, तो सजीव और निर्जीव की संरचना में काफी अंतर होता है। कोई घन पदार्थ है और एक और कोई व्यक्ति है, तो दोनों की जो रचना है ना, वह रचना के अंदर काफी अंतर होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वह बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। लेकिन एक बात है कि जो कोई बात ऐसे पदार्थों के लागू होती है, वैसी ही बात किसी जीवित प्राणी, मनुष्य या व्यक्ति को भी लागू हो सकती है। वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल स्वरूप में लाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब कि कोई पदार्थ है, वह पदार्थ को उसके मूल तत्वों में विभक्त करने के बाद फिर से उसको मूल स्वरूप में लाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया सजीव के साथ भी की जा सकती। कहने का मतलब यह चौक है, वह मूल स्वरूप है, लेकिन यह चौक विभिन्न प्रकार के अणुओं से बना हुआ है। उसको तोड़कर उसके विभिन्न प्रकार के अणु अलग कर दिया जाता है, अलग अलग तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन फिर वह अणु को मिलाकर फिर से नया चौक बना जा सकता। तो वैसी बात ऐसे प्राणियों के लिए या सजीव के लिए भी किया जा सकता है। उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल, मुश्किल है। लेकिन यह प्रक्रिया है वह पहली प्रक्रिया से बहुत जटिल है, मुश्किल है, कठिन है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली और ऐसी बात प्रोफेसर रामिस ने माधवन को बताई और फिर एक लंबी सांस ली, लंबा आराम लिया। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए। सम्मोहन, मोहित करने वाली बात। प्रोफेसर रामिस की ऐसी बातें सुनकर मानो प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस से मोहित हो गए। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। एक बार तो वे सोच भी नहीं सकते कि प्रोफेसर रामिस ने जो बात बताई वह बात सच्ची है या गलत। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? क्या मैं उसको समर्थन दूं या शंका करूं? तो उसके बाद पर वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका।
लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, जो दिमाग में सवाल कांधना। दिमाग में सवाल कौंधना। अचानक कोई बात याद आ जाना। एक मुहावरा या एक दिमाग में सवाल का होना एक मुहावरा है जिसका माप जाओ होता है अचानक कोई बात याद। एकाएक प्रोफेसर माधवन को कोई एक बात याद आ गई और फौरन वह रामेश से बोले, सर माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इसे यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचे? कि माना कि तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि हम कोई भी व्यक्ति को बिना साधन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेज सकते हैं? कि कोई भी व्यक्ति को हम बिना सहाय से या कोई साधन के बिना, कोई पात्र के बिना, किसी की मदद के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेज सकते हैं? वह मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। माधवन को बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हुई। माधवन की ऐसी बात सुनकर वास्तव में तो हमारे मन में भी ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए कि क्या यह हो सकता है, लेकिन फिर भी बात सत्य हो। इसी प्रकार प्रोफेसर रामेश माधवन की बात सुनकर मुस्कुरा उठे, उसके चेहरे पर हंसी आ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि हम कोई भी व्यक्ति को बिना साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सके, ऐसी बात तो मैंने बताई नहीं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार के तरंगों के परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें यह सिनेमा की बात बता रहा हूं कि सिनेमा एक ही जगह से प्रसारित होता है, लेकिन लाखों हजारों घरों में हम उसे देख सकते हैं। सिनेमा के तरंग जहां से उत्पन्न होते हैं, जहां से छोड़े जाते हैं, वह तरंग सैटेलाइट उपग्रह ग्रहण करते हैं और वह उपग्रह के द्वारा छोड़े गए तरंग हमारे घर के जो एंटीना होते हैं, टीवी का जो रिसीवर होता है, वह उसे पकड़ते हैं और वहीं से छोड़े गए तरंग वैसा का वैसा चित्र हम हमारे घर पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार फिल्म की बात बताते हुए प्रोफेसर रामेश ने माधवन को समझाने की कोशिश की। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे और इसी प्रकार हम कोई वस्तु या किसी भी व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे। विभक्त करना मतलब विभाजित करना। हम कोई व्यक्ति या वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभाजित करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार के तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे और फिर वह मूल तत्वों को हम किसी तरंगों के माध्यम से एक स्थान के दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको भेजेंगे। जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा और जहां पर हमने भेजा है वही ऐसा तरंगों को ग्रहण करने का साधन रखा जाएगा कि वह तरंगों को ग्रहण कर देगा। वह तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा और वहीं फिर से या मूल तत्वों को एकत्रित किया जाएगा और वह मूल तत्वों को एकत्रित करके फिर उसको
या तत्वों को एकत्रित करके फिर उसको मूल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा या मूल स्वरूप में पुनः बदल दिया जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई और अचानक माधवन की तंद्रा, सोच शक्ति, समझ शक्ति भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं। क्या? मानव प्रक्षेपण यंत्र का जो पावर सप्लाई का जो बॉक्स था, वह बॉक्स के अंदर धुआं उठा और ये धुआं उठने के कारण प्रोफेसर माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोफेसर माधवन की तंद्रा भंग क्यों हो गई? तो प्रोफेसर माधवन की तंद्रा भंग होने का कारण था प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े हुए सप्लायर बॉक्स में धुआं उठने का कारण। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। देखिए मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। मानव प्रक्षेपण यंत्र के सप्लायर बॉक्स में यह धुआं उठा, यह धुआं देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। मॉनिटर, पर्दा, चित्रपट। उसने कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक यह हुई घटना। तो प्रोफेसर रामेश का जो शरीर था वह मूल तत्वों में विभाजित हो रहा था और वे विभाजित तत्व तरंगों के माध्यम से यह रिसीवर की ओर चल पड़े थे, जहां ये सारे तत्वों को एकत्रित करने वाला जो रिसीवर था वह रिसीवर की ओर माधवन के जो ये मूल तत्व है जिसको विभाजित कर दिया गया है वह रिसीवर की ओर चल पड़े थे। और उसी समय यह दुर्घटना हुई थी, पावर सप्लाई बॉक्स में धुआं उठना। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। पसीने से नहाना मतलब चिंतातुर हो गए। क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट था, वह प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा विघ्न आया क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो गया है। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे के पावर सप्लाई ऑफ हो गई। वह कुछ सोचे समझे इसके पहले कमरे के अंदर जो पावर सप्लाई या बिजली का जो आवन है नहीं वह ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाने की मुहावरा है। घबराया। पावर सप्लाई बंद हो जाने के कारण माधवन घबरा गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब प्रोफेसर माधवन की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। उसे उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उसे जुड़े कंप्यूटर ही काम कर रहा था। यह जो रडार था वही और ये जो कंप्यूटर था वह दोनों ही काम कर रहे थे। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तन शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीवर प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। देखें, ये सप्लायर बंद हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश के शरीर के विभिन्न तत्वों के जो तरंग थे वह तरंग रिसीवर की ओर जाने की वजह वह विरुद्ध दिशा में, अलग दिशा में जाने लगे। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन शुभ बात यह थी कि प्रोफेसर रामेश का शरीर जो तरंगों में विभाजित हो रहा था वह सारी प्रतिक्रिया हम कंप्यूटर के माध्यम से, हम कंप्यूटर के पर्दे पर देख रहे थे। तो विद्यार्थी मित्रों,
या दूसरा एकम यहाँ हम जोड़ते हैं। अब वह तरंगों का क्या होता है उसके बारे में हम तीसरे एकम के अंदर देखेंगे। थैंक यू।